नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चर्चा करेंगे कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना पलड़ा भारी करने के लिए सियासी दलों के झोले में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसका पलड़ा हर मुद्दे पर भारी पड़ता है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार रोजगार से जुड़े बड़े बड़े ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस ऐलान और दावों की हवा निकालने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सरकार की माली प्रशिक्षण योजना को निशाने पर लिया है। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट में। इन दिनों मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए हर वोटर कीमती हो चुका है। समाज के हर तबके की चिंता सियासी दलों को सताने लगी है। अब इससे करीब आते विधानसभा चुनाव का असर मानिए या वक्त की मांग। हकीकत यही है कि जनता की समस्याएं दूर करने के लिए सभी दल आतुर नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात समस्याओं की है, तो लिस्ट में पहला नंबर है बेरोजगारी का। बीजेपी सरकार का दावा है कि वो 1 लाख रोजगार हर साल देगी और यूं बेरोजगारी से सूबे के युवाओं को निजात मिलेगी। रोजगार मुहैया कराने के इस एजेंडे के तहत सरकार नई योजना लाई है। इस योजना के तहत बेरोजगारी दूर करने के लिए माली प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रदेश के 2500 युवाओं को 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। हार्टिकल्चर विभाग ने इसका विज्ञापन भी निकाल दिया है। बीजेपी इसे एक अहम योजना बता रही है और कह रही है कि कांग्रेसियों को भी अपनी बगिया सहेजने के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए। ये निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा कदम है। मैं तो कहता हूं कुछ कांग्रेसी भी लोग, कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण को ले लें ताकि उनको समझ में आ जाए बगिया को कैसे संवारा जाता है, कैसे पौधे रोपे जाते हैं, कैसे फूलों को उगने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस को इस योजना में धोखा नजर आ रहा है। पार्टी का कहना है कि रोजगार के नाम पर माली ट्रेनिंग युवाओं के साथ मजाक है, क्योंकि इसमें भी रोजगार मिलने की गारंटी नहीं है। नौजवानों के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। एक कहते थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दूसरे कह रहे हैं कि हम 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। यह बात अलग है कि तब तक वो रहे या न रहे, मगर अब माली पर लाकर उस रोजगार की भूमिका को निभाने की सरकार ने प्रतिज्ञा ले ली है, तो यह बेरोजगारों का अपमान और उनके वायदों के साथ धोखा है। बात इस योजना की करें तो 2500 युवाओं को हार्टिकल्चर विभाग 200 घंटे की ट्रेनिंग देगा। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का सिलेक्शन कंप्यूटर से लॉटरी के जरिए किया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि ट्रेनिंग के बाद कितने युवाओं को नौकरी मिल पाती है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। तो हमने देखा किस तरह से माली प्रशिक्षण को लेकर प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर एक ऐसा मुद्दा जो कि एक बार फिर से सियासत के दायरे में आ चुका है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी कि माली प्रशिक्षण से क्या रोजगार सच में सुनिश्चित होगा? देखिए, जो सरकार का तर्क है वो इसी बात को लेकर है कि प्रदेश में माली की संख्या जो है बेहद कम है और यदि युवाओं को माली के जैसे प्रशिक्षण से जोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार के अवसर मुहैया हो सकेंगे। तो इस क्षेत्र में काम करने वालों की कमी के मद्देनजर ही तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर ऐसे युवाओं को तैयार करने का मकसद है और यही वजह है कि उद्यानिकी विभाग ने इसको लेकर बाकायदा विज्ञापन जारी किया। 2500 युवाओं को बागवानी यानी कि उद्यानिकी की फसलों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी का तर्क है कि इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा बल्कि उनको सरकारी नौकरियों में भी काम करने के अवसर मिल सकेंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय में भी बड़े स्तर पर उद्यानों के रखरखाव का काम किया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी इसको एक सार्थक पहल जरूर बता रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म है, क्योंकि कांग्रेस अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। निश्चित तौर पर अनुराग, सियासत होना लाजमी भी है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा रोजगार बेहद ही महत्वपूर्ण चुनावी नजरिए से भी होता है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस के लोगों को ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। किस तरह से इस बयान को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, असल में पूरा का पूरा मामला तत्कालीन कमलनाथ सरकार से भी जुड़ा है, क्योंकि तब कमलनाथ सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए
स्किल प्रोग्राम शुरू किए थे और उसके तहत बैंड बाजा बजाने की तकनीक की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया था। साथ ही मवेशियों को चराने की तैयारी भी तब कांग्रेस सरकार ने की थी और इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे कि लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या मवेशियों को चराने की ट्रेनिंग देकर, बैंड बाजे की ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार से जोड़ पाएगी। इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब कांग्रेस विपक्ष में तो वो इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रही है कि क्या उद्यानिकी जैसी फसलों को लेकर सिर्फ ट्रेनिंग देने भर से लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए या फिर सिर्फ ये सब राजनीतिक नौटंकी है। तो कुल मिलाकर अपने अपनी मुद्दे हैं और इन्हीं को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अनुराग ये भी कह सकते हैं कि माली प्रशिक्षण को लेकर तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया गया, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करें कि रोजगार हितैषी वो हैं, लोगों के हितैषी हैं और लगातार इस दौरान ये सिद्ध करना चाहती है कि हमारी पार्टी जो है वो रोजगार देने के लिए सबसे आगे। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। 2018 के चुनाव में भी बेरोजगारी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और इस बात का ऐलान किया था कि वो युवाओं को रोजगार देने के साथ 4,000 रुपए का महंगाई भत्ता देगी। इसी को विपक्ष ने भी बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस के खिलाफ बनाया था। लेकिन अब फिर 2023 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में बेरोजगारी ही एक बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री कई बार कई मंच से ऐलान कर चुके हैं कि 1 लाख लोगों को भर्तियां जो है सरकारी पदों पर की जाएगी। इसको लेकर बाकायदा जो है विभागों से जानकारी भी मांगी गई है। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जो है कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अब जबकि माली 2500 युवाओं 2,500 युवाओं को माली की अब ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस इसी को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि क्या इससे बेरोजगारी कम होगी। इस पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ होता है। माली प्रशिक्षण जिसको लेकर हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या युवाओं को इसके तहत रोजगार दिया जाता है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस योजना पर, इस प्रशिक्षण पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी 200 घंटे के प्रशिक्षण के लिए, सरकार 200 घंटे के प्रशिक्षण देने के लिए तैयार, क्योंकि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मालियों की कमी हो चुकी है और इस वजह से ऐसी ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी। और चुनावी सीजन में जनता के लिए राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े नेता जनता के छोटे छोटे काम करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कोई बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर ही चढ़ रहा है, तो कोई आम आदमी की तकलीफ महसूस करने के लिए नंगे पांव चल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम की हवा ने नेताओं में एक नई एनर्जी फूंक दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के लिए इन दिनों पब्लिक फर्स्ट है। यकीन नहीं होता तो श्योपुर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बिजली के इस खंभे पर कोई आम आदमी नहीं चढ़ा, बल्कि ये है कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल। आप सोच रहे होंगे कि बिजली के पोल पर इनका क्या काम है, तो दरअसल बात यह है कि बाबूलाल जंडेल से जनता की समस्या देखी नहीं गई और बिजली का कनेक्शन जोड़ने के लिए खुद चढ़ गए खंभे पर। हालांकि ये जोखिम भरा है, लेकिन चुनावी मौसम में इतना जोखिम भी मंजूर है। ये घटना है श्योपुर के काठौद गांव की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के सिलसिले में जंडेल साहब का आना हुआ था। इस दौरान ग्रामीणों से पता चला कि बकाया नहीं चुकाने की वजह से गांव की बिजली काट दी गई। फिर क्या था, ग्रामीणों की मदद से बाबूलाल जंडेल इस खंभे पर चढ़ गए और कनेक्शन जोड़ दिया। एक तरफ कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ऊर्जा विभाग के काम में दखल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के ऊर्जा मंत्री सड़कों की चिंता में डूबे हुए हैं। अब जरा इन तस्वीरों को ही देखिए। ग्वालियर की सड़कों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन दिनों नंगे पांव चलते नजर आ रहे हैं। इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सड़कें नहीं ठीक होंगी, ये नंगे पांव ही चलेंगे। और तो और ग्वालियर की खराब सड़कों का खुद मुआयना भी कर रहे हैं। शहर के तामेश्वर मंदिर इलाके में अमृत प्रोजेक्ट के दौरान खोदी गई सड़क के खराब होने से मंत्री जी काफी खफा हो गए थे। उन्होंने ऑन द स्पॉट अधिकारियों को अल्टीमेटम देकर पंचनामा बनवा दिया। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर पहले भी जनता की समस्याओं को लेकर एक्टिव रहे हैं
साफ सफाई पसंद ऊर्जा मंत्री कई बार खुद से नालियां साफ करते भी नजर आए हैं। अब इन तस्वीरों को चुनावी असर कहिए या फिर जनता के लिए बढ़ती चिंता। अच्छी बात यह है कि इससे जनता का भला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। तो दोनों नेताओं की तस्वीरें आपने देखी और आज जो शोपुर से तस्वीरें सामने आई हैं बाबूलाल जंडेल की, वो तो निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली हैं। इस दोनों ही तस्वीर को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनका हम रुख कर लेते हैं। शरद, निश्चित तौर पर दोनों ही तस्वीरें कहीं ना कहीं मिलती जुलती, लेकिन ऊर्जा मंत्री जो कि नंगे पैर चलकर सड़कों का मुआयना करते हुए कई बार नजर आते हैं, मुझे लगता है कि बाबू जंडेल तो उनसे एक कदम और ज्यादा आगे निकल गए, लेकिन पब्लिक फर्स्ट के सेक्टर में अगर वो सेफ्टी फर्स्ट देखते तो मुझे लगता था कि ये और बेहतर होता। देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके हित की, जो उनके निहितार्थ जो हैं, वो अभी जो पैकेज स्टोरी हमने दिखाई उसमें एक बात आपने भी कही कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आ रहे हैं तो फिर जनता की छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर भी बड़े बड़े नेता गंभीर हैं। जंडेल तो चलिए विपक्ष के हैं और ये समझ में भी आता है कि राजनीतिक तौर पर वो चल रहे हैं खंबे पे और बिजली का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो खुद सत्ता में हैं और सत्ता में होने के बाद खुद मंत्री भी बने हैं, और वो अगर नंगे पैर और सड़कों का निरीक्षण करें और फिर जाके खुद के खिलाफ भी पंचनामा बनवा लें और कहें कि अगर नहीं हुआ, अगर ये काम ना हो तय अवधि में, तो फिर उनके खिलाफ में एक्शन ले लिया जाए। तो ये तस्वीरें दिखाई तो देती हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम आखिरकार है किसका। यही ऊर्जा मंत्री जो अभी ऊर्जा मंत्री हैं तो उन्हें बिजली के खंभे और कनेक्शन याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो तो वो जब इस विभाग के मंत्री नहीं थे तो वो भी खंभों पर चढ़ जाते थे और कनेक्शन तोड़ देते थे, उनके खिलाफ तो केस तक भी दर्ज हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि वो खुद ही उसी विभाग के मंत्री हैं तो फिर उन्होंने अब सड़कों को देख लिया है और सड़कों की जिम्मेदारी संभालना है, तो सब अगर हर जिम्मेदारी मंत्री को ही करनी पड़ेगी तो फिर इतने सारे जो डिपार्टमेंट हैं उस काम के लिए जो बने हैं वो आखिरकार क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, और जिस विभाग के वो खुद मंत्री हैं क्या उस विभाग में पूरी खामियां दूर कर ली गई हैं? अगर कर ली गई होती तो फिर जंडेल को क्यों चढ़ना पड़ता? ये इस तरीके के राजनीतिक सवाल हैं जो आरोप प्रत्यारोप के दौर पर सामने आते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक बात यह है कि जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। भले दिखाने के लिए ही सही, अभी देख तो रहा है कि हाँ नेता गंभीर हैं, लेकिन अगर वाकई में ये गंभीरता होती, ज़मीन पर होती, तो फिर ये शायद तस्वीरें ऐसी बनती नहीं, सड़कें खराब ही नहीं होती या बिजली के लिए लोग परेशान होते ही नहीं हो रहे हैं। इसीलिए नेताओं को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। एक सवाल भी आज किया गया क्योंकि ऊर्जा मंत्री है और जो है सत्ता उनकी है, तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उनसे आज ये सवाल भी किया गया इसी बात को लेकर के वो नंगे पैर लगातार घूम रहे हैं और अगर वो सड़कों को लेकर बात करते हैं या पंचनामा भरवाते हैं या अधिकारियों को फटकार लगाते हैं तो उस विभाग के जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं और फिर उनको भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो उनका कहना ये था कि दरअसल ये अच्छी बात हो रही है कि अब गांव गली की जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी बड़े बड़े नेता या मंत्री खुद गंभीर हैं। तो ये कहने के लिए ठीक है बात है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बने ही नहीं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो कि नेताओं को इस तरीके के हथकंडे ना अपनाने पड़ें। जी निश्चित तौर पर, और तस्वीर अगर सामने आई है तो एक और बात शरद बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पब्लिक के लिए इतने ही गंभीर नेता हैं तो आखिर क्यों इस तरह की समस्याएं जमीनी स्तर पर लोगों को होती हैं? साथ ही कई बार पब्लिसिटी स्टंट का भी नाम दिया जाता है। कितना लाभ इसका पार्टी को होता है या कितना नुकसान इसे कह सकते हो, क्योंकि बाबू जंडेल ने जो किया वो तो उन पर उल्टा ही पड़ गया। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक फ़ायदे की बात करें तो वही मैंने जो बात कही है कि अगर विपक्ष के नेता हैं वो अगर कर रहे हैं तो चलिए ये एक बात को समझ में भी आती है कि विपक्ष में है, सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज़ उठाना या मुद्दों को लेकर उनको घेरना उनका एक नैतिक दायित्व भी बनता है, नैतिक तौर पर वो करें। लेकिन जो खुद सत्ता में है वो अगर इस तरीके के कदम उठाएं तो अगर वो एक मंत्री उठा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, वो अपने इलाके, ठीक है उनका क्षेत्र है, वो उनका इलाका है, वहाँ पर जाएं, जनता के मुद्दों को उठाएं। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो फिर उसी विभाग के जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव हैं, मान लीजिए क्योंकि सड़कों की बात हो रही है तो गोपाल भार्गव ने भी एक जवाब भी आया उनका पिछले दिनों और ये कहा कि वो सड़कों को दुरुस्त कराएंगे और मंत्री जी को खुद चप्पल भी पहनवाएंगे। तो इस तरीके के फिर जो बयान सामने आते हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी को, सरकार को असहज महसूस होना पड़ता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग अगर सड़कों पर उतर आए तो फिर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है मौजूदा जिसकी ये जिम्मेदारी है काम करना,
अगर सड़कें खराब हैं या बिजली को लेकर कोई समस्या है तो फिर वो क्या कर रहे हैं जब मंत्री कोई सफाई करना पड़ जाए। ये प्रद्युमन सिंह तोमर इससे पहले कई बार हमने देखा टॉयलेट साफ करने लगते थे। अब सड़कों को लेकर मुद्दा है, और उससे पहले जब वो ये इस विभाग के मंत्री नहीं थे या मंत्री नहीं थे तो फिर वो भी खम्भों पे चढ़कर कनेक्शन जोड़ दिया करते थे। ग्वालियर से कई सारी तस्वीरें अगर हम जाएंगे आर्काइव में तो निकल के सामने आ जाएंगी। जी निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में जबलपुर समेत 6 शहरों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र जबलपुर डिंडौरी जिले में बताया गया, लेकिन इसने जबलपुर के लिए 25 साल पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। जबलपुर के साथ साथ डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और उमरिया के लिए मंगल की सुबह अमंगल यादों के साथ हुई। इन जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 के आसपास मापी गई है। जैसे ही धरती में कंपन हुआ, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक सुबह 8:43 पर भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसका सेंटर नर्मदा के किनारे बरगी डैम के पास बताया जा रहा है। कंपन 5 से 10 सेकंड का रहा। दावा यह भी है कि जमीन से आवाजें भी आई। स्कूलों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। तत्काल बच्चों को स्कूल के बाहर निकाला गया। इन झटकों ने संस्कार धानी को 1997 के भूकंप की याद दिला दी, जब 41 लोगों की जान चली गई थी। 22 मई 1997 को जबलपुर में आए भूकंप ने तबाही मचा दी थी। 41 लोगों की जान चली गई और लाखों की आबादी पर गहरा असर पड़ा था। खास बात यह भी है कि 22 मई को आए इस भूकंप का केंद्र भी नर्मदा नदी के पास कोसम घाट था। लेकिन चिंता सिर्फ इतनी नहीं, भूगर्भ शास्त्र के जानकारों के मुताबिक इस साल करीब 7 बार धरती डोल चुकी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देवास और अलीराजपुर में कंपन हो चुका है। ज्यादातर मामले नर्मदा नदी से जुड़े हुए हैं। अमरकंटक के साथ साथ शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, धार, देवास, ये सभी नर्मदा के तट पर हैं। बारिश का पानी जमीन के नीचे मौजूद कैल्शियम की चट्टानों में संकुचन पैदा करता है। अकेले सिवनी की बात करें तो 14 दिन में तीसरी बार भूकंप महसूस किया गया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कहीं से किसी नुकसान की खबर नहीं है। प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जोड़ने का हम रुख कर लेते हैं। प्रतीक, निश्चित तौर पर आज भूकंप आया लेकिन कोई नुकसान नहीं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे अगर भूकंप आता है तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार भूकंप की घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं क्योंकि सिस्मिक जोन में आता है जबलपुर और कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जरा भी अगर तीव्र भूकंप आता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। 1997 यानी तकरीबन 25 साल पहले जो हादसा हुआ था वो आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं। कई लोगों की जानें भी उस भूकंप में जा चुकी थी। बहरहाल आज कहीं ना कहीं एक नमूना सा पेश हुआ। 4.3 की तीव्रता, बहरहाल दिल्ली की तरफ से इसकी तीव्रता 3.9 बताई जा रही है। जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर और डिंडोरी जिले में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है, जो कि 10 किलोमीटर भीतर था। गनीमत थी 10 किलोमीटर भीतर था, क्योंकि अगर उसके ऊपर होता तो संभवतः नुकसान ज्यादा हो सकता था। जबलपुर समेत आसपास के जिलों में इसका एहसास किया गया। भारी कंपन कुछ लोगों ने महसूस की, कुछ लोग घर के बाहर थे और कुछ जगह नजारा यह भी था कि भूकंप आने के बाद 3 से 4 घंटे तक लोग जो है घर के बाहर निकले रहे, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स का खतरा भी कहीं ना कहीं बना रहता है। जो कि मैं कह रहा हूं कि एक दफा 1997 में भूकंप आया था तो उसकी यादें कहीं ना कहीं ताजा हो गई। जो लोग अब तक अपरिचित थे कि भूकंप आखिर किस तरीके का होता है या उसका एहसास कैसे होता है, जिन्होंने पहली मर्तबा भूकंप को महसूस किया, वो भी कहीं ना कहीं भौचक्के रह गए और घबराए हुई हालत में थे। बहरहाल फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ, ना ही किसी का घर टूटा है, ना ही निचले इलाकों में कोई हादसा हुआ, ये गनीमत रही। लेकिन फिर भी एक बड़ा क्षेत्र इस भूकंप की कंपन के दायरे में रहा है, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है। जी बिल्कुल प्रतीक, और डर का माहौल होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी भूगर्भीय घटना जो कि नेचुरल बिल्कुल नहीं है, लगातार इस क्षेत्र में भूकंप का आना कहीं ना कहीं अलर्ट भी कर दे रहा है कि आगे जाकर कुछ भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है।
जी हाँ, देखिए सिस्मिक जोन के दायरे में आना मतलब कहीं ना कहीं अगर इसे सरल भाषा में समझें तो जो भूगर्भीय हलचल होती है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट ऐसे तमाम इलाकों में पड़ता है जो सिस्मिक जोन के दायरे में आते हैं। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर और आसपास के इलाके इस क्षेत्र में आते हैं, इस लिहाज से भी बेहद घातक है। बरगी डैम भी यहाँ पर बना हुआ है, इस लिहाज से जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब पहले से ही हैं, इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये जो पूरा अंचल है ये खतरे के दायरे में रहता है। बहरहाल आज गनीमत रही कि ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, तीव्रता भी उतनी ज्यादा नहीं रही और जो उसका दायरा था वो 10 किलोमीटर अंदर था, तो संभवतः तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जो भी हो, मंगल के दिन अमंगल होते होते रह गया, ये अच्छी खबर है पूरे महाकौशल वासियों के लिए। और फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भूगर्भीय हलचल है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं सुकून भरा बीते, ऐसी कामना सभी लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। परसा खुले खदान परियोजना का ये मामला और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र इसके लिए लिखा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ये पत्र लिखा गया है। फॉरेस्ट लैंड डायवर्जन की स्वीकृति निरस्त करने की मांग की है। स्वीकृति को निरस्त करने के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। हसदेव अरण्य कोल फील्ड में फॉरेस्ट लैंड डायवर्जन निरस्त करने की मांग राज्य सरकार की तरफ से, और ये पत्र राज्य सरकार की तरफ से ही लिखा गया है केंद्र सरकार के लिए। तो परसा खदान परियोजना के मामला जिसको लेकर लगातार बीते दिनों बात की जा रही थी, हसदेव अरण्य को लेकर चर्चाएं लगातार की जा रही थी और अब राज्य सरकार की तरफ से पत्र निरस्ती की मांग को लेकर, डायवर्जन निरस्त करने की मांग राज्य सरकार की तरफ से उठाई गई है। पत्र भेजा गया है केंद्र सरकार को। तो फॉरेस्ट लैंड डायवर्जन निरस्त करने की मांग को लेकर ये पत्र लिखा गया राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार को भेजा गया है। आगे देखना होगा क्या कुछ इस मामले में होता है, क्योंकि परसा खदान परियोजना का ये मामला और हसदेव अरण्य को लेकर लगातार मुखर होकर लोग बयान भी देते रहे, मांग लगातार इसी विषय में होती रही और यही मांग राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के लिए। तो फॉरेस्ट लैंड डायवर्जन की स्वीकृति को निरस्त करने की मांग राज्य सरकार की तरफ से की गई है। रायपुर से ये बड़ी जानकारी, और केंद्र सरकार इस पर अब क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी। तो रायपुर से ही खबर, हसदेव अरण्य गोल्ड फील्ड में फॉरेस्ट लैंड डायवर्जन निरस्त करने की मांग राज्य सरकार की तरफ से उठाई गई है। केंद्र सरकार के लिए ये पत्र राज्य सरकार की तरफ से। और बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा चुकी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से सलमान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इन धमकियों को देखते हुए सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि सलमान खान इन दिनों मशहूर टीवी शो बिग बॉस के 16वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं और उस दौरान इस तरह की धमकियां मिलना काफी चिंताजनक, इसलिए Y+ सिक्योरिटी अब उन्हें दी गई है। सलमान खान जो कि बीते दिनों भी काफी चर्चाओं में रहे, क्योंकि कई सारे ऐसे किस्से सामने आए जब धमकियों का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया, लेकिन Y+ सिक्योरिटी उन्हें दी जा रही है कि लगातार एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला उनके लिए। सलमान खान ने दोनों मशहूर टीवी शो बिग बॉस के 16th सीजन को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।